नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इतिहास के अंतर्गत हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। अंतर्गत हमने प्राचीन भारत के इतिहास की जो सीरीज है वो कंप्लीट कर ली है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है। ये आज हमारा तीसरा है सीरीज का, जो आधुनिक भारत का इतिहास होगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास की अगर बात करें तो पीसीएस एग्ज़ाम में, किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में लगभग 20 क्वेश्चन यानी कि 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। आरओ की बात करें तो लगभग 23 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके साथ ही बीपीएससी की अगर बात कर लें तो उसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला है जिसके अंतर्गत हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, इस चैनल पे आपको पॉलिटी की भी एक बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको मिल जाएगी, जो एक मैराथन क्लास होगी। 2 घंटे के आसपास की वीडियो होगी जिसमें संपूर्ण पॉलिटी को कवर किया गया है, तो उसको भी ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे। आधुनिक भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है यूरोपियों के भारत आने का क्रम। क्या क्रम हो जाएगा? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद इंग्लिश आते हैं यानी कि अंग्रेज, उसके बाद डेनिश हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका फ्रांसीसी और सबसे लास्ट में आते हैं स्वीडिश। ये क्वेश्चन लगभग 8 से 10 बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको इसी टाइम पे याद कर लेते हैं। पहला कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे। ये लगभग किसको? लगभग सभी को मालूम है। उसके बाद अगर देखते हैं तो डच आते हैं, डच को डी कहेंगे। उसके बाद इंग्लिश आते हैं यानी कि अंग्रेज, इंग्लिश को ई से। और उसके बाद अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी आते हैं, जिसे यप से हम देखेंगे। तो अंग्रेजी का एक अल्फाबेट क्रम बन जाता है डी, ई और एफ। ये आपका क्रम, अगर कुछ भी आपको याद ध्यान नहीं रहेगा तो ये आप क्रम से इस चीज को, क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले डच, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद फ्रांसीसी। सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सबसे पहले भारत आया था, कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में कौन? तो वास्को डिगामा हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा था ये। और कब आया था? तो 20 मई 1498 ईस्वी को। कहाँ पे पहुंचा था ये? तो पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि वास्को डिगामा जब पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा तो किसकी सहायता से पहुंचा था? तो एक भारतीय नाविक था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अब्दुल मजीद। याद रखिएगा इस नाम को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अब्दुल मजीद, यानी कि अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक था ये, ठीक है, यानी कि नाविक था। और इसी के सहायता से वास्को डिगामा पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। इसके बाद इसमें कौन सा क्वेश्चन बनता है कि जब वास्को डिगामा पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा तो वहां पे किसका शासन था? तो वहां पर एक हिंदू राजा जमोरिन था, उसका शासक था। और जमोरिन द्वारा किसका स्वागत किया गया? वास्को डिगामा का स्वागत किया गया। अगला देखते हैं हम, दोबारा वास्को डिगामा भारत कब आया? तो ये भारत आता है दोबारा 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो ये आपका हो जाएगा कोचीन में। और कब स्थापित की? तो 1503 ईस्वी में। एक एक क्वेश्चन आपको तुरंत याद होना चाहिए। हो सके तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, ज्यादा टाइम का नहीं होगा। 500 क्वेश्चन मैक्सिमम हम 1.5 से 2 घंटा में कवर करेंगे इसके। तो कोशिश कीजिए एक एक क्वेश्चन, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 4-5 बार एग्जाम में पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन का लेवल देख के आपको अंदाजा लग गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर की अगर बात करें तो वो कौन था? तो वो था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये कब आया? तो 1505 ईस्वी में ये पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ। इसके साथ याद करेंगे अल्मेडा का ला अगर देख लेंगे तो एक बन जाता है नीले पानी यानी कि शांत जल की नीति, या ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले पानी की नीति। किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसी अल्मेडा द्वारा लागू की गई थी। अल्मेडा से अपने आप में जल शब्द मिल जाता है, अगर जल अल, ठीक है। तो अल्मेडा यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू की गई थी? तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दा अल्मेडा
कब आया था? 1505 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। और कब तक था? तो 1509 ईस्वी तक था ये। और इसके द्वारा कौन सी नीति लाई गई? तो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति लाई गई, यानी कि शांत जल की नीति लाई गई। पुर्तगाली शक्ति का अगर वास्तविक संस्थापक माना जाए तो वो कौन था? तो वो था आपका दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर जनरल होता है, 1509 ईस्वी में बन के आता है, अल्फांसो दा अल्बुकर्क उसका नाम था। इसे पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया जाता है? तो देखिए अल्बुकर्क जो है ये, ठीक है, फ्रांसिस्को अल्फांसो दा अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में ये पुर्तगाली वायसराय बन के भारत आता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो 1510 ईस्वी में गोवा पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है। अगला आपका देखेंगे, डच लोग भारत आए थे तो कब आए थे? तो 1596 ईस्वी में। डच निवासी कहाँ के थे? तो ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया था? तो उसका नाम था कार्लेनियन हाउटमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। इसके साथ इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो वो भारत में किस शासक के समकालीन हुई थी? तो किसके समकालीन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अकबर के समकालीन, क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड क्या था? तो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था वो अकबर का टाइम पीरियड था। और उसी टाइम पे यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डचों ने पहली व्यापारिक कोठी जो स्थापित की वो कहाँ स्थापित की? तो इनके द्वारा पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की जाती है मसूलीपट्टनम में। और कब? तो 1605 ईस्वी में स्थापित की जाती है। अहमदनगर का विलय हुआ था। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1632 ईस्वी में अहमदनगर का विलय हुआ था। डचों का भारत में अगर पतन की बात करें तो डचों का पतन अगर देखा जाए तो किस युद्ध में हुआ था? तो डचों और अंग्रेजों का मध्य एक युद्ध लड़ा गया था। कब? 1759 ईस्वी में। और युद्ध का नाम क्या था? तो बेदरा का युद्ध उसे कहा जाता था। और इसी युद्ध में भारत में डचों का पतन हो गया। अगला देखेंगे, अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री, अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के अनुमति से स्थापित किया था। जहांगीर के शासनकाल में। कब? 1613 ईस्वी में। और कहाँ पे? तो सूरत में स्थापित किया। अंग्रेजों द्वारा पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो वो आपका सूरत हो जाएगा। अंग्रेज अथवा यूरोपीय शासनकाल में अफीम और सोरा उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो आपका जो बिहार का क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस था? तो अफीम और सोरा उत्पादन के लिए फेमस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाला अगर प्रथम जहाज की बात करें तो उस जहाज का नाम क्या था? तो उस जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई तो 1668 ईस्वी में। और कहाँ स्थापित की गई? तो सूरत में स्थापित की गई। और किसके द्वारा? तो फ्रैंको कैरो द्वारा स्थापित की जाती है। किसकी फैक्ट्री थी ये? तो फ्रांसीसियों की थी। और कहाँ स्थापित की गई? तो सूरत में। और 1668 ईस्वी में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो ये आपका डुप्ले था। और भारत में साथ में आप ये पढ़े होंगे, भारत में सहायक संधि शुरू करने वाला कौन सा शासक था? तो ये आपका यही डुप्ले था जो भारत में सहायक संधि शुरू किया था। और इस सहायक संधि का सर्वाधिक अगर कहें सफल प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड ब्लेजली, उसके द्वारा इस सहायक संधि का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया था। किंतु शुरू करने वाला कौन था? तो यही पुर्तगाली गवर्नर यानी कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। अगला देखते हैं, फ्रांस पांडिचेरी की स्थापना। पांडिचेरी की स्थापना कब होती है? तो 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना होती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रांसिस मार्टिन द्वारा की जाती है। ये कौन था? तो ये एक फ्रांसीसी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार किया गया। कब किया गया? तो 1761 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया जाता है। कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था किसके साथ, किसके द्वारा? तो जाप चारनाथ जो है वो कलकत्ता नगर का संस्थापक माना जाता है। और कब किया गया था? तो 1690 ईस्वी में हो जाएगा। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो वो किसके और किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। और कब कब हुआ था? तीनों कर्नाटक युद्ध को भी देखेंगे। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को अगर देखें तो ये आपका 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। और कब समाप्त हुआ? तो एक्स लास्ट सापेल की संधि होती है 1748 में और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध को देखते हैं तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 से 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक चलता है। और ये कैसे समाप्त होता है, तो पांडिचेरी की संधि होती है और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। ये युद्ध जरूर आप याद कीजिएगा कब हुआ था और कौन सी संधि उससे संबंधित है। तृतीय कर्नाटक युद्ध को देखते हैं तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक चलता है और पेरिस की संधि से समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम्बुराबी शासक था। हम्बुराबी कहाँ का शासक था, तो ये बेबीलोन का शासक था। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो किसके और किसके मध्य लड़ा गया था, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, तो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसको हराया था, तो इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और कब हुआ था, तो 1760 ईस्वी में हुआ था। आपने ऊपर देखा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी कब छीना, तो ये आपका हो जाएगा 1761 ईस्वी में। अंग्रेजों ने किससे छीना पांडिचेरी को, तो फ्रांसीसियों से छीना। सिखवाद के प्रवर्तक अगर बात करें तो कब होता है, तो 15वीं और 16वीं ईस्वी के सदी के अंत में होता है सिखवाद। सिख धर्म का संस्थापक कौन था, तो ये सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे और ये सिखों के प्रथम गुरु भी माने जाते हैं। अगला देखते हैं हम, अगला हमारा होगा गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी कहाँ है, तो वर्तमान में यह ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और जो कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है। गुरु नानक जी के पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम कालूचंद था, यानी कि मेहता कालूचंद। और इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर को स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु नानक देव द्वारा स्थापित किया गया था। गुरु नानक देव की मृत्यु की बात करें अगर, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1539 ईस्वी में करतारपुर यानी कि पाकिस्तान में स्थित है, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं, गुरु नानक बात करें अगर तो नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये गुरु अंगद जो है ये गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी थे। और गुरु अंगद द्वारा क्या किया गया था, तो गुरुमुखी जो लिपि है उसके जनक कौन माने जाते हैं, तो गुरु अंगद माने जाते हैं। अकबर ने 500 बीघा जमीन दान किया था। किसको दान किया था, तो सिखों के चौथे गुरु जो थे रामदास, उनको दान किया गया था। आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आदि ग्रंथ के रचनाकार गुरु अर्जुन देव हैं। और आदि ग्रंथ क्या है, तो ये सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। खुद को सच्चा बादशाह किसने कहा, तो किसके द्वारा कहा गया, तो गुरु अर्जुन देव को कहा गया। और गुरु अर्जुन देव के बारे में इस चीज को आप जान लीजिए कि जहांगीर द्वारा इन्हीं को फांसी की सजा दे दी गई थी। क्यों दे दी गई थी, क्योंकि इनके पुत्र को, ठीक है, इनका पुत्र इनके विरुद्ध क्या किया था, तो विद्रोह कर दिया था। और उनका जहांगीर का मानना था कि उस विद्रोह में किसका हाथ था, तो गुरु अर्जुन देव का हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिराजुद्दौला कौन था, तो सिराजुद्दौला कौन था, तो ये बंगाल का नवाब था। और इसी के टाइम पे कौन सी घटना घटती है, तो वो आपका कालकोठरी की घटना, जिसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। और 23 जून यानी कि 3 दिन बाद खोला जाता है, जिसके तहत 146 में से 123 अंग्रेज जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस घटना को कालकोठरी या ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। अलीनगर की संधि भी इसी के टाइम पे होती है, कब, तो 1757 ईस्वी में। और किसके किसके बीच, तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, दस्तक प्रथा को किसने समाप्त किया, तो दस्तक प्रथा किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो वो समाप्त किया गया था मीर कासिम। मीर कासिम कौन था, तो मीर कासिम देखेंगे अभी प्लासी का जो युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को किसके किसके मध्य हुआ, तो सेनापति रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज सेनापति था, और रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल के नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला थे। इन दोनों के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून का डेट आप याद रखिएगा प्लासी के युद्ध के लिए। और इसमें क्या हुआ, तो इसमें सिराजुद्दौला हार गया था। और इस हार का कारण क्या था, तो सिराजुद्दौला के सेनापति जो मीर जाफर थे वो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया, तो गद्दारी किया। और उस गद्दारी का कीमत क्या था, तो सिराजुद्दौला को सेनापति बनाया जाता है। ठीक है, ये कौन था, तो ये सिराजुद्दौला सेनापति था। और इसके बाद क्या होता है, 1757 में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों द्वारा इसी मीर जाफर को, ठीक है, क्योंकि इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, तो मीर जाफर को ही क्या बना दिया जाता है, तो बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाता है।
और जो कब तक रहता है, तो ये मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, ये देखिए मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक रहता है। प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो कहाँ स्थित है, तो वो बंगाल के, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा होगा बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने हस्तांतरित किया, तो ये मीर कासिम द्वारा हस्तांतरित किया। मीर कासिम का शासक बना, तो 1757 ईस्वी तक, 1757 ईस्वी तक सिराजुद्दौला था और प्लासी के युद्ध में हार जाता है। तो 1757 ईस्वी में उसका सेनापति मीर जाफर जो क्या करता है, तो अंग्रेजों के साथ इसने क्या किया, मिलजुल कर सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है, तो 1757 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। किंतु 1760 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल के नवाब से हटा के किसको बना दिया जाता है, तो मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है 1760 ईस्वी में। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा के कहाँ लाया जाता है, तो बिहार के मुंगेर लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, तो ये अंग्रेजी हस्तक्षेप से, प्रशासन में अंग्रेजी हस्तक्षेप से बचना चाहता था। अगला हमारा क्वेश्चन होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज थे, ठीक है। अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो थे, और कौन थे, तो मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम। और मीर कासिम की तरफ से कौन लड़ता है, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग मिलकर एक तरफ से और अंग्रेज एक तरफ से लड़ते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर दोबारा बंगाल का नवाब बन जाता है। और बक्सर की युद्ध अगर देखा जाए तो ये कब हुआ, तो 22 अक्टूबर का डेट इसमें याद रखिएगा आप। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। और इसमें अंग्रेज सेनापति कौन थे, तो हेक्टर मुनरो, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति थे। बक्सर के युद्ध के बाद होता क्या है, इलाहाबाद की दो संधियाँ होती हैं, प्रथम और द्वितीय संधि, ठीक है। और ये संधि कौन करने आ जाता है, तो ये संधि दोबारा लॉर्ड क्लाइव आ जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या था, तो इलाहाबाद की संधि। और बक्सर के युद्ध का सेनापति कौन था, तो वो आपका हेक्टर मुनरो हो जाएगा। प्लासी का जो युद्ध का सेनापति था लॉर्ड क्लाइव, यही आ जाता है इलाहाबाद की प्रथम संधि करने। कब, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को किसके किसके मध्य, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। और इसके तहत क्या होता है, तो इसी के तहत शाह आलम द्वितीय यानी कि मुगल बादशाह ने क्या किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 4 दिन बाद, ठीक है। कब होती है, तो ये 12 अगस्त हुआ था, 12 अगस्त 1765 को। तो 16 अगस्त 1765 को होती है इलाहाबाद की दूसरी संधि। और किसके किसके मध्य होती है, तो लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में होती है। और शुजाउद्दौला कौन था, तो ये अवध का नवाब था, ठीक है, जो बक्सर के युद्ध में किसके साथ लड़ा था, तो मीर कासिम के साथ देने के लिए लड़ा था। भारत में अगर अंग्रेजी राज की संस्थापक की बात करें, तो लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू कब की गई, तो इलाहाबाद की दूसरी संधि जब होती है, तो उसी के तहत 1765 ईस्वी में बंगाल में क्या होती है, तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि की गई थी। और इसी के द्वारा किया की जाती है, तो 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। किंतु 1772 ईस्वी में, ठीक है, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल आता है। और इसके शासनकाल में क्या होता है, तो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। अगला देखेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था यही वारेन हेस्टिंग्स था। क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, कौन था, वो बन गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स को क्या कहा जाता है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, यानी कि कंपनी के गवर्नर जनरल को अब बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाता है। किस एक्ट के तहत, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत कहा जाता है। पिंडारियों के दमन की अगर बात करें तो इसका संबंध किससे है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध किससे है, तो पिंडारियों के दमन से है। पिंडारी कौन थे, तो ये एक लुटेरे थे। प्रथम मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो वारेन हेस्टिंग्स यानी कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था उसके द्वारा प्रथम मदरसा की स्थापना की जाती है। और कब की जाती है, तो 1781 ईस्वी में। और कहाँ पे, तो कलकत्ता में की जाती है। भारतीय सिविल सेवा के अगर जनक की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। भारत में अगर स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था की बात करें तो उसके जनक कौन माने जाते हैं, तो वो लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। और विधेयक का संबंध अगर बात करें तो इल्बिट विधेयक जो 1883 ईस्वी में आया था उसका संबंध किससे है, तो लॉर्ड रिपन का है।
और लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड क्या होता है, तो 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी का जो टाइम पीरियड होता है वो लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फूट डालो राज करो की नीति। फूट डालो राज करो की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा शुरू की गई थी। और लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड क्या था, तो ये इसका टाइम पीरियड आपका 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी का जो टाइम पीरियड होता है वो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड। और इसके द्वारा क्या किया गया था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। मानव नर बलि प्रथा को रोक किसने लगाई, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा लगाई गई। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड विलियम बेटिंग था। होता क्या है, 1833 ईस्वी में, ठीक है, 1833 ईस्वी का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में मान्यता दे दी जाती है। तो ये हो गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके द्वारा अगर बात की जाए सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा होती है, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत किया। और किसकी सहयोग से, तो एक भारतीय थे 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, इनकी सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाता है। और कब, तो 1829 ईस्वी में। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, कब पड़ा था, तो 1770 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना, 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की अगर बात करें तो हैदर अली और उसके पुत्र का नाम क्या था, तो उसके बेटे का नाम टीपू सुल्तान था। इसके द्वारा अंग्रेजों और मैसूर के मध्य 4 युद्ध लड़ा जाता है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखेंगे। हैदर अली की मृत्यु कब होती है, तो हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को होती है। हैदर अली के पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था, तो ये आपका टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान शासक था कहाँ का, तो मैसूर का शासक था। और टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो श्रीरंगपट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ठीक है, 4 मई 1799 ईस्वी को। और इसी के साथ टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा सा आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये किसके मध्य लड़ा गया, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया वो हैदर अली के साथ लड़ा गया, अंग्रेज और हैदर अली के साथ, ठीक है। कब लड़ा गया, तो 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के मध्य प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और 1780 से 1784 के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि 1782 ईस्वी में क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होता क्या है, टीपू सुल्तान नेतृत्व प्रदान करता है। क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब चलता है, तो 1780 से 1784 के मध्य चलता है। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी इसको भी देख लो। मद्रास की जो संधि होती है वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है, तो वो आपका मंगलोर की संधि हो जाएगी, वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कौन लड़ता है, तो ये टीपू सुल्तान द्वारा लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है, तो 1799 ईस्वी में। और इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगला देखेंगे, ये तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, आप इसको याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया गया था, किसके द्वारा, तो टीपू सुल्तान द्वारा लगवाया गया था। और क्या नाम दिया गया था, तो शेरे मैसूर नाम दिया गया था। अगला देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है, तो किसानों से इसका संबंध है। और इसको अगर बात करें सर्वप्रथम कब लागू किया गया, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में लागू किया गया। और किसके किसके मध्य, ठीक है, तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया। कहाँ पे, तो सर्वप्रथम तमिलनाडु में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयत व्यवस्था को लागू कब की गई, तो थॉमस मुनरो द्वारा की गई। और कब, तो 1820 ईस्वी में। इसके पूर्व 1792 ईस्वी में कहाँ लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में लागू किया गया था। और इसके कौन थे में, तो कैप्टन मुनरो, ठीक है, और थॉमस मुनरो और कर्नल लील जो थे उनका संबंध था रैयतवाड़ी व्यवस्था से। अगला व्यवस्था देखेंगे, अस्थाई या इस्मतदारी बंदोबस्त, ठीक है। ये कब होता है, तो इसका प्रयोग 1793 ईस्वी में। और किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, तो जमींदारों के साथ मुख्य रूप से संबंध होता है, ठीक है। इसको अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। होता क्या है, कहाँ कहाँ लागू होता है, तो मुख्य रूप से बिहार,
बंगाल और उड़ीसा में लागू होता है। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त का संबंध किससे है या किसके द्वारा शुरू की गई, तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्यास्त का कानून संबंधित है। तो सूर्यास्त का कानून किससे संबंधित है, तो ये आपका अस्थाई बंदोबस्त से हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें तो महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब होती है, तो 1819 ईस्वी में होती है। और इसके द्वारा अगर इसके संस्थापक के रूप में देखा जाए तो हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन वन का संबंध किससे है, तो महालवाड़ी व्यवस्था से है। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है, होता क्या है कि राजस्व निर्धारण जो होता है, राजस्व की अगर बात करें तो वो पूरा राजस्व का नेतृत्व किसे प्रदान किया जाता है, तो संपूर्ण ग्राम को प्रदान किया जाता है। सारे गांव इकट्ठा होके एक जगह राजस्व का संग्रहण करेंगे और किसको दे देंगे, तो डायरेक्ट शासक को दे देंगे। ठीक है, अर्थात इसमें अगर बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त किया कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत बड़े स्तर पर की गई। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। किंतु अगर पूछे और विकल्प में लॉर्ड डुप्ले हो और पूछे भारत में सहायक संधि शुरू करने वाला शासक कौन है, तो वो आपका लॉर्ड डुप्ले हो जाएगा। ये कौन सा शासक था, तो ये फ्रांसीसी शासक था। और सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो वो आपका लॉर्ड डुप्ले हो जाएगा। किंतु बड़े स्तर पर अगर बात करें सहायक संधि शुरू करने वाला, तो वो आपका लॉर्ड वेलेस्ली है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक की अगर बात करें तो वो कौन था, तो हैदराबाद के निजाम। और कब, 1798 ईस्वी में सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार किए। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो वो आपने देखा हैदराबाद। और दूसरा कौन था, तो वो मैसूर था 1799 ईस्वी में। अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार किया, तो अवध द्वारा सहायक संधि स्वीकार किया गया 1801 ईस्वी में। अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी, तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी, वर्तमान में जो अयोध्या का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया, कब किया गया, तो 1856 ईस्वी में। और किस आधार पे किया गया, ये सर्वे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पे लगा था कुशासन का आरोप। ठीक है, कुप्रशासन का आरोप के कारण लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय कर लिया गया। कब किया गया, तो 1856 ईस्वी में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। और कब स्वीकार किया सहायक संधि, तो 1802 ईस्वी में इसके द्वारा सहायक संधि अंग्रेजों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। 1802 ईस्वी में ही कौन सी संधि होती है, तो बेसिन की संधि होती है 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय कब प्राप्त होता है, तो 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो द्वारा किस पे विजय प्राप्त कर लिया जाता है, तो सिंध पे विजय प्राप्त कर लिया जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू किया गया किसके द्वारा, तो लॉर्ड कैनिंग के समय पे 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़ के किसने सुनाया, तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा सुनाया गया था। और कहाँ सुनाया गया था, तो इलाहाबाद में सुनाया गया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग कौन था, तो ये भारत का प्रथम वायसराय था। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कब घोषित हुई, तो 1858 ईस्वी में। कैसर ए हिंद की उपाधि के साथ 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वाटरलू। ठीक है, वाटरलू यानी कि बेल्जियम का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून 1815 ईस्वी में। सुगौली की संधि का संबंध किससे है, तो सुगौली की संधि का संबंध आपका 1816 ईस्वी में हुआ था और नेपाल से है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ हुई, तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1854 में वुड का डिस्पैच आता है। और वुड के डिस्पैच का संबंध किससे है, तो उसका संबंध शिक्षा से है। और किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच आया था उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये कब आया था, तो 1854 ईस्वी में भारत आया था। शिक्षा से संबंधित अगर बात की जाए तो सैडलर आयोग जो है वो किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। और इसकी नियुक्ति कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ किया गया किसके द्वारा, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, तो ये आपका पुर्तगालियों की हो जाएगी।
और भारत में प्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? यही पुर्तगाली थे, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय भी। भारतीय समाचार पत्रों पर मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ये आपका बंगाल गजट हो जाएगा। और कब प्रकाशित हुआ था? तो 1779 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित हुआ? न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित हुआ? तो 1908 ईस्वी में न्यूज़पेपर एक्ट पारित होता है। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया कब? तो 1843 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो लॉर्ड एलनबरो द्वारा भारत में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी कि अवैध घोषित कर दिया गया। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ होती है? तो 10 मई को प्रारंभ होती है। और कहाँ पे? तो मेरठ से प्रारंभ होती है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण की अगर बात करें तो क्या था? तो एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त जो कारतूस थे उसका प्रयोग 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण माना जाता है। चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाली जो एनफील्ड राइफल सेना में शामिल था उसे कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में उसे शामिल किया गया था। और विद्रोह कब हो जाता है? तो 10 मई 1857 ईस्वी में विद्रोह हो जाता है। मंगल पांडे का संबंध अगर देखा जाए तो मंगल पांडे किससे संबंधित है? तो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे ये। और मंगल पांडे की घटना की अगर बात करें तो 29 मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई थी। और उसके तहत क्या हुआ था? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत के सम्राट यानी कि मुगल सम्राट कौन थे उसको देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो 1857 के टाइम पे मुगल बादशाह थे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 में अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन थे? तो वो थे पामस्टन। 1857 की विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? तो वो आपका कैंपबेल हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो प्रतीक था इसका कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर द्वारा सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। अभिनव भारत एक संगठन है, ठीक है, क्रांतिकारी संगठन है। और उसकी स्थापना किसके द्वारा यानी कि गठन किसके द्वारा की गई? तो ये बीडी सावरकर द्वारा की गई। और कब किया गया? तो 1904 ईस्वी में की जाती है। और कहाँ पे? तो नासिक में की जाती है। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा? सैनिक विद्रोह कहा। जबकि बीडी सावरकर ने क्या कहा था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो ये डिजरायली द्वारा दी गई राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा। 1857 के विद्रोह की बात करें तो इसमें धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा गया। किसके द्वारा? तो LER रीज द्वारा क्या कहा गया? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा गया। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर, दोनों को याद रखिएगा, इनके द्वारा 1857 के विद्रोह को क्या नाम दिया गया? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी गई। 1857 के विद्रोह को ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने कहा? तो ये आपका हो जाएगा RC मजूमदार। अगला देखते हैं 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा गया। किसके द्वारा? तो TR होम द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1857 में दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय द्वारा किया गया। ये कौन था? तो ये मुगल सम्राट था, ठीक है। और दमन किसके द्वारा किया गया? तो हडसन, यानी कि अंग्रेज अधिकारी कौन था? वो हडसन था। लखनऊ में अगर 1857 के विद्रोह की बात करें तो वहां पे नेतृत्व किसने प्रदान किया? बेगम हजरत महल द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। और दमन भी किसके द्वारा किया गया, यानी कि अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो था कैंपबेल। अगला देखते हैं कानपुर। कानपुर में 1857 का विद्रोह किसने किया? तो नाना साहब द्वारा और तात्या टोपे द्वारा कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया। और तात्या टोपे का अगर अन्य नाम की बात करें तो वो कौन सा नाम था तात्या टोपे का? तो रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाने जाते थे। नाना साहब की अगर बात करें तो नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो नाना साहब का मूल नाम धोदू पंत था।
झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लक्ष्मीबाई द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। और अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज था। और इसी ह्यूरोज द्वारा झांसी यानी कि लक्ष्मीबाई को क्या कहा गया था कि इन शासकों में अकेली मर्द की संज्ञा दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। बिहार में अगर बात करें 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो वीर कुंवर सिंह द्वारा की गई थी। और ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर के शासक थे। दमन किसके द्वारा किया गया? तो वो था विलियम टेलर द्वारा किया गया था। बिहार पीसीएस द्वारा होने वाले एग्जाम में अगर बात करें 100 एग्जाम में तो 100 में से 80 एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। पटना में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली द्वारा किया गया था। और दमन किसने किया? तो विलियम टेलर ने किया। पीर अली कौन था? ये एक पुस्तक विक्रेता थे। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया तो चौधरी लियाकत अली द्वारा किसका विद्रोह किया गया? तो इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गया। दमन कौन किया? तो जनरल नील द्वारा दमन किया गया। 1857 को विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? तो ये थे मिर्जा गालिब। और इनका कहाँ के निवासी थे? ये आगरा के निवासी थे। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस एन सेन जो है उनकी पुस्तक का नाम क्या है? 1857। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति लागू की गई थी किसके द्वारा? तो डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति लागू की गई थी। क्रीमियन युद्ध जो 1854 से 56 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने पराजित किया था, किसे पराजित किया था? तो वो रूस को पराजित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? तो ये क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। लेडी विद द लैंप कहा जाता है किसको? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ की थी? तो ये इंग्लैंड की थी। अगला देखते हैं, 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह होता है। कब होता है? तो 1859-60 ईस्वी में होता है। और नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। और इसी पुस्तक में क्या की गई थी? नील विद्रोह की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई थी। सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें तो नील विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह होता है? सन्यासी विद्रोह होता है। और कब होता है? तो 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य होता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख अगर बात करें तो किसके द्वारा की गई? तो बंकिम चटर्जी द्वारा अपने उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा होगा बघेरा विद्रोह कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। कौन सा विद्रोह? बघेरा विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1828 से 1833 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में? तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। और कहाँ पे हुआ था अहोम विद्रोह? तो ये असम में हुआ था। कोल विद्रोह की अगर बात करें तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में 1831 1832 ईस्वी में। इस विद्रोह का कालक्रम आप जरूर याद कीजिएगा, कब से कब हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। कूका विद्रोह अगला देखते हैं। कूका विद्रोह कहाँ हुआ? तो 1840 ईस्वी में भगत जवाहरलाल और राम सिंह द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया? तो कूका विद्रोह का संबंध पंजाब से है। संथाल विद्रोह होता है। संथाल विद्रोह कब होता है? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में होता है। और कब? तो 1857 की क्रांति से जस्ट पूर्व, यानी कि 1855-56 ईस्वी में कौन सा विद्रोह होता है? संथाल विद्रोह होता है। और संथाल विद्रोह कौन था? तो यह है एक जनजातीय विद्रोह था। मुंडा आदिवासियों द्वारा विद्रोह हुआ कब? तो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच। और इसके नेता कौन से? तो बिरसा मुंडा जो है वो इसका नेतृत्व प्रदान किया गया। अगला देखते हैं, उल गुलाल। उल गुलान का संबंध, यानी कि उल गुलान जो विद्रोह है वो किससे संबंधित है? तो ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो 18 नवंबर 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और मोपला विद्रोह का संबंध किससे है? तो 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह जिसे नाम दिया गया। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात करें तो ये कब आता है? तो ये 1778 ईस्वी में आता है। और किसके टाइम पीरियड में आता है? तो लॉर्ड लिटन के साथ टाइम पीरियड में आता है। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड क्या था? तो 1776 ईस्वी से 1780 ईस्वी का, 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी का जो टाइम पीरियड होता है वो लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड था।
और इसी के टाइम पीरियड में क्या आता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया, तो इस प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा समाप्त किया जाता है। और लॉर्ड रिपन के बारे में क्या कहा जाता है, तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसके जनक लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। लॉर्ड रिपन के बारे में दूसरी अगर जानकारी करें तो ये पता है कब से कब इनका टाइम पीरियड था, तो 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था वो लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन है, तो रामानुजाचार्य जो है वो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता और युगदूत किसे जाना जाता है इन सब नामों से, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक माना जाता है, आधुनिक भारत का पिता माना जाता है, और युगदूत की उपाधि किसे दी गई थी, तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा आपका। राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई, 1815 ईस्वी में। और कहाँ पे की गई, तो कोलकाता में की गई थी। किसके द्वारा, तो अभी आपने देखा राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। इनके द्वारा और एक संस्था स्थापित की जाती है, उसका नाम क्या है, तो वो ब्रह्म समाज है। और इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की जाती है, ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। ब्रह्म समाज की अगर बात करें सिद्धांत, तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था, तो ब्रह्म समाज किस पे है, तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है ब्रह्म समाज। भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, तो ब्रह्म समाज में विभाजन होता है, कब होता है, 11 नवंबर 1866 ईस्वी को। और किसके नेतृत्व में, तो केशवनंद सेन के नेतृत्व में, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में 1866 ईस्वी में विभाजन होता है। और इनके नेतृत्व में कौन सी एक शाखा बनती है, तो भारतीय ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज बनती है। अगला देखेंगे हम, राजा राम मोहन राय को राजा की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, या राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ होती है, तो ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में इनकी मृत्यु होती है। अगला हम देखेंगे रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है, तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। और किसके द्वारा की जाती है, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा, कहाँ पे, बेलूर यानी कि कोलकाता में इसकी स्थापना की जाती है। रामकृष्ण कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, यह किसने कहा था, तो यह कथन विवेकानंद यानी कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया। अगला देखते हैं, 1893 ईस्वी में क्या हुआ था, तो शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। और उसमें क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद द्वारा एक भाषण दिया गया। ठीक है, सबसे अंत में इनको टाइम दिया गया था और इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत किससे की, सभी विश्व के सभी भाइयों एवं बहनों से की, और वो भाषण फेमस हो गया। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ, तो 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन जो है उसमें भारत को एक विशेष स्थान प्रदान कर दिया गया। और किसके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदान किया गया। आर्य समाज की बात करते हैं, तो आर्य समाज की स्थापना कब होती है, तो 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना होती है। इसमें आप 1875 ईस्वी याद रखिएगा। और किसके द्वारा की जाती है आर्य समाज की स्थापना, तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। इनके अगर मूल नाम देखा जाए, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो वो इनका मूल नाम मूल शंकर था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसके द्वारा और कहाँ की जाती है, तो ये मुंबई में स्थापित होती है। और किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया, तो ये आर्य समाज ने नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई, तो दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो ये भी आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनके द्वारा क्या किया गया था, तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके द्वारा किए गए कार्य को भी याद रखिए। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय हो गए, बीडी सावरकर हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मार्टिन लूथर यानी कि किंग किसे कहा जाता है, तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ज्यादातर आपको होता क्या है,
भारत का मार्टिन लूथर में ज़्यादातर लोग क्या विकल्प चुन लेते हैं, राजा राम मोहन राय चुन लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सर्वप्रथम अगर स्वराज शब्द का प्रयोग की बात की जाए तो किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु का नाम था स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया तो कब चलाया, 1882 ईस्वी में। और इनकी अगर मृत्यु देखा जाए तो इनकी मृत्यु अजमेर में हुई, और जो कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में, और किसके द्वारा की गई, तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई, और कहाँ पे, तो मुंबई में की गई। इंपॉर्टेंट है प्रार्थना समाज, ध्यान रखिएगा। अगला अगर संस्था देखेंगे तो देव समाज, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में की जाती है, और कहाँ पे, लाहौर में, और किसके द्वारा, तो शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की अगर स्थापना देखें तो 1873 ईस्वी में की जाती है, किसके द्वारा, तो ज्योतिबा फूले द्वारा की जाती है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकहितवादी कौन कहलाए, तो गोपाल हरि देशमुख जो थे उनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। भारत में अगर देखा जाए तो विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन था, तो वे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। का संबंध किससे है, तो विधवा पुनर्विवाह से है। अगला देखते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया, तो इसमें आप 1856 को याद रखेंगे, और 1856 में वायसराय कौन थे उस टाइम पे, तो लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। शारदा एक्ट कब पारित हुआ, तो शारदा एक्ट पारित हुआ 1929 ईस्वी में, और शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो शारदा एक्ट का संबंध सती प्रथा से संबंधित है। बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, तो बाल विवाह अधिनियम 1872 ईस्वी हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई, 1875 ईस्वी में, और कहाँ पे की गई, तो न्यूयॉर्क में की गई। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है, तो वो हो जाएगा आपका मैडम ब्लावत्स्की और अल्काट द्वारा की जाती है। अगला देखेंगे हम, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय कहाँ था, तो 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया, मद्रास के अडयार में बनाया गया। एनी बेसेंट किससे संबंधित थी, तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी, और कब बनी, तो 1907 ईस्वी में बनी थी। और इनका भारत आगमन कब होता है, तो एनी बेसेंट भारत कब आती हैं, 1893 ईस्वी में आती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था, कब किया गया था, तो 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था, और किसके निर्देशन में किया गया था, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में बनवाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, और किसके द्वारा, तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब होती है, तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में, और किसके द्वारा किया जाता है, तो हेनरी विवियन डिरोजियो द्वारा यंग बंगाल की स्थापना की जाती है। और ये क्या थे, तो हेनरी विलियम डिरोजियो जो थे ये शिक्षक थे। इनका पेशा क्या था, तो इनका पेशा शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे, तो वो आपका हो जाएगा हेनरी विलियम डिरोजियो जो है वो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। बहावी आंदोलन का संबंध किससे है, तो बहावी आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, तो सैयद अहमद बरेलवी द्वारा। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में। और कब हुआ, तो इसका टाइम पीरियड 1863 ईस्वी से लेके 1863 ईस्वी से लेके कब हुआ था, 1960 ईस्वी के बीच। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन की अगर बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां थे। भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो ये 26 जुलाई 1876 ईस्वी में। इसमें आप 1876 को ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा की गई, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई। और भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन को क्या माना जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की संस्था के रूप में इसे जाना जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से कब हटाया गया था, तो 1874 ईस्वी में इनको क्या किया गया था, भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से हटा दिया गया था। अगला देखते हैं, बिना ताज के बादशाह
बिना ताज के बादशाह के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, और कब की गई थी? तो 1905 ईस्वी में। अगला देखेंगे 1905 ईस्वी में और क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो कांग्रेस की स्थापना, इसमें आप डेट भी याद रखेंगे, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो एक अंग्रेज थे ए ओ हुम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उस टाइम अगर बात करें कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ए ओ हुम। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और बात करें कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो WC बनर्जी हो जाएगा। और महासचिव कौन थे? तो वो आपका A.O. ह्यूम हो जाएंगे, जिनके निर्देशन में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में। और कब? तो 1885 ईस्वी में। इसमें किसने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना भी कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस नाम सुझाव किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था, किसने लिखा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, कांग्रेस की अगर हम दूसरे अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है। और कब? तो 1886 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की जाती है। धन निष्कासन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा? तो 1867 ईस्वी में दिया गया। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग कब की थी? तो 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें पहली बार दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज्य की मांग की गई। कांग्रेस में फूट कब पड़ी? तो कांग्रेस में पहला बार विभाजन कब होता है? तो सूरत अधिवेशन में होता है और 1907 में होता है। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो रास बिहारी घोष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की पहली फूट सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, अध्यक्षता रास बिहारी बोस। कांग्रेस में पुनः एक हुए कब कांग्रेस? तो देखिए, सूरत अधिवेशन में विभाजन होता है और लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस में पुनः इकट्ठा होते हैं दोनों लोग। ठीक है, कैसे? तो अध्यक्षता कौन करता है इस टाइम पे? तो अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायुसराय कौन था? ठीक है, अर्थात 1907 ईस्वी में जब कांग्रेस का पहले बार विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में, तो उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था वो वायसराय था भारत का। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपका जॉर्ज यूले थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले हो जाएगा। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात आ जाएगी तो बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। बिहार के एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में कहाँ पे? तो बांकीपुर बिहार में हुआ था। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो आर्यन मनु मुदोलकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा।
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, यह किसने कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया। और किस अधिवेशन में कहा गया? तो लखनऊ अधिवेशन में, जो कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। और लखनऊ अधिवेशन की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। और यही लखनऊ अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस पुनः इकट्ठा हो गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया था भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को? तो वैलेंटाइन सिरोल द्वारा कहा गया था। कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। और कब बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और कब बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। अगर पूछा जाए आपसे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपका कौन हो जाएगा? सुचेता कृपलानी हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना? तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कब बने थे? तो 1923 ईस्वी में बने थे। कांग्रेस की प्रथम अगर भारतीय महिला अध्यक्ष देखा जाए तो वो कौन थी? तो वो आपका सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और कब थी? तो कानपुर अधिवेशन 1925 जो हुआ था वो उसमें हुई थी। और कौन थी ये? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके पूर्व आपने देखा एनी बेसेंट को, तो 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट बनी थी, जो भारतीय नहीं थी। इस चीज को याद रखिए। जब आपसे पूछेगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आप सरोजिनी नायडू को चूज करेंगे। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में बनेगी। और अगर पूछे आपसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और कब बनी? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। तो कब किया गया था? तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में सदस्य हेतु, कांग्रेस के सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेलगांव अधिवेशन हो जाएगा। और बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटका में है। और बात करें कब? तो 1924 ईस्वी में जो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है बेलगांव अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी द्वारा। इसके बाद महात्मा गांधी कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नहीं रहे। अगला देखेंगे हम, पूर्ण स्वराज प्राप्त हुआ। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब पारित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और इसी पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में, इसी के टाइम पे क्या की थी? 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी। जिसका परिणाम क्या है कि हमारा संविधान जो 26 जनवरी के दिन लागू किया गया, और उसी दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसका गणतंत्र दिवस का इतिहास किससे संबंधित है? तो यही लाहौर अधिवेशन से संबंधित है। गांव में हुआ पहला अधिवेशन की अगर बात करें तो वो आपका फैजपुर अधिवेशन था, जो कहाँ हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित नेहरू द्वारा की गई थी। अगला अधिवेशन देखते हैं कांग्रेस के, 1938 ईस्वी में कांग्रेस का एक हरिपुरा अधिवेशन होता है। और 1939 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन होता है। दोनों अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में होता है? तो देखिए दोनों में होता है। 1938 में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। इसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? 1939 का जो त्रिपुरा अधिवेशन होगा, उसके भी अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? चुनाव जीत जाते हैं। किंतु गांधी जी के विरोध करने के बाद उन्होंने क्या करते हैं? तो त्याग पत्र देते हैं। 1939 में कहाँ हुआ था? तो त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। और इसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र के बाद कौन कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? तो वो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीजें याद है करना आप, ठीक है, कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में मांग की गई। और अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना के टाइम, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा मांग की गई थी। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक माने जाते हैं कौन? तो वो आपका चौधरी रहमत अली हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। और कब दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में दिया गया था। अगला हम देखते हैं, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई? तो 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। और कहाँ पे? तो बंगाल में की गई थी।
और किसके द्वारा की गई? तो पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में, यानी कि बंगाल उस टाइम पे था, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं था, बंगाल पूरा समग्र रूप से था। तो 1902 ईस्वी में की गई थी। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? तो खून के बदले खून, यानी कि यह एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में था। अगला देखेंगे, अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कब होता है? तो 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और 1907 ईस्वी में इसका पुनर्गठन होता है। और इसके पुनर्गठन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो वरिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो ये होती है आपका 1905 ईस्वी में, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा की जाती है। कहाँ पे? तो लंदन में की जाती है। कौन सी संस्था? तो इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी। अगला हम देखेंगे, मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था किसके द्वारा? तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किया गया था। कब? तो 1908 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा हो गई थी। अगला हम देखेंगे, रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1924 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई थी। कहाँ पे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। अगला हम देखेंगे, सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा था? तो ये आपका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर जेल में हुई थी। और काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसका संबंध किससे है? तो एक ट्रेन की लूट से है। ठीक है, जो कहाँ पे है? तो काकोरी। तो काकोरी वर्तमान में कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में स्थित है। अगला देखेंगे, सहारनपुर से एक लखनऊ ट्रेन आ रही थी, उसी ट्रेन का नाम था काकोरी नामक जगह पे, उसको लूट लिया गया था। तो ये घटना था काकोरी। अगला देखेंगे, पहले इसका नाम काकोरी कांड था, वर्तमान में इसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी एक्शन कर दिया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 27 फरवरी को हुई थी, 27 फरवरी 1931 को। और कहाँ पे? तो इलाहाबाद का, यानी कि वर्तमान में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, पुलिस मुठभेड़ में हुई थी। इसी को अल्फ्रेड पार्क को क्या कहते हैं? तो कंपनी गार्डन के नाम से इसे जाना जाता है। अगला हम देखते हैं, जेल में भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास की जो मृत्यु हुई थी जेल में भूख हड़ताल से हुई थी। ये अपने आप को एक राजनीतिक बंदी के रूप में घोषित करना चाहते थे। नेक्स्ट हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1913 ईस्वी में होती है। और किसके निर्देशन में? तो लाला हरदयाल के निर्देशन में। कहाँ होती है? तो ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होता है। इस चीज को आप याद रखना। गदर पार्टी ज्यादातर लोग लंदन कर देते हैं, किंतु इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी 1913 ईस्वी में, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। भारतीय क्रांति की अगर माँ की बात कही जाए तो भारतीय क्रांति का माँ किसे कहा जाता है? तो वो मैडम भीकाजी कामा थी। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जो थी, उन्हें भारतीय क्रांति की माँ के नाम से जाना जाता था। इनका अगर जन्म देखा जाए तो 24 सितंबर 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये मैडम भीकाजी जो कामा थी, वो भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला थी। और इनके द्वारा कहाँ पे फैलाया गया? तो 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में फैलाया गया। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला तो पूछेगा। इसके साथ इसमें पूछता है कि भारतीय तिरंगा फहराने वाली, ठीक है, प्रथम महिला मैडम भीकाजी कामा द्वारा कहाँ पे फहराया गया, यानी कि स्टुटगार्ट में फहराया गया। और स्टुटगार्ट कहाँ है? तो जर्मनी में है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना जो है वो एक राजनीतिक है। यह किसने कहा था? ये मोहम्मद इकबाल द्वारा कहा गया था। और किससे कहे थे? तो पंडित नेहरू से कहा था, ऐसा पंडित नेहरू का कहना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो है उसको किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। बंग भंग की घोषणा कब हुई? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंग भंग की घोषणा हुई, अर्थात बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। बंग भंग के बाद शुरू क्या होता है? तो बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। और स्वदेशी आंदोलन की अगर घोषणा की बात करें तो ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी को होता है। 19 जुलाई 1905 को बंग भंग की घोषणा होती है, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। और उसकी घोषणा कब होती है? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को।
अगला हम देखेंगे बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा। और बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस चीज को आप याद रखिए। इसके ऊपर आपने पढ़ा था बंग भंग आंदोलन की, ठीक है, घोषणा कब हुई, तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। अगला हम देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात करें, तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई। और कब की गई, तो 1906 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां थे। अगर विकल्प में आपको सलीमुल्लाह खां विकल्प में ना मिले तो आगा खां आप क्वेश्चन का आंसर चुन सकते हैं। अगला हम देखेंगे बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया। तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में लॉर्ड होर्डिंग द्वारा रद्द कर दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब लाया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 ईस्वी में लाया गया। और इसका क्या लक्ष्य था, तो इसके द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई। तो ये आपका जब घोषणा की बात होगी तो 1911 ईस्वी चूज कीजिएगा। और दिल्ली राजधानी कब बनी, यानी कि दिल्ली की राजधानी पहले क्या थी, कोलकाता थे। और कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, तो ये आपका 1912 ईस्वी हो जाएगा। दोनों में क्या अंतर है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा, नहीं तो गलती करेंगे। जब 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बनी तो वो कौन उस टाइम पे वायसराय थे, तो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय जो उस समय पे वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला हम देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो 1911 ईस्वी में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये आपका मुंबई में है। और इंडिया गेट की अगर बात करें तो ये 1921 ईस्वी में हुआ। और इंडिया गेट कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली में है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब होता है, तो 1921 ईस्वी में होता है। अगर बात करें जापानी जहाज कामागाटा मारू, ठीक है, यह एक बहुत फेमस जहाज है, को किराए पर लिया गया था किसके द्वारा, तो बाबा गुरुदत्त सिंह द्वारा किराए पे लिया गया था। कब लिया गया था, तो 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, तो 1916 ईस्वी में होती है। और 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने आरआर यानी कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। पुणे की अगर बात करें तो पुणे में होम रूल लीग की नेतृत्व कौन प्रदान किया, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और मद्रास में होम रूल लीग को नेतृत्व किसने प्रदान किया, तो वो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो 1916 ईस्वी को हुई। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा की गई। गांधी जी अफ्रीका कब गए, तो गांधी जी 1893 ईस्वी में एक अब्दुल्ला सेठ नामक, ठीक है, बनिए के निमंत्रण पर गए थे उनके मुकदमे लड़ने के लिए, ठीक है। कितना कब गए, तो 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए। गांधी जी भारत कब लौटे, तो ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे। और इनके 9 जनवरी के लौटने के दिन को ही वर्तमान में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन होगा, गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, तो कब सम्मान किया था, तो 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो साबरमती के आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की। और साबरमती कहाँ स्थित है, इस चीज को भी आप ध्यान रखें, तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, कब की थी, तो 1904 ईस्वी में। और कहाँ की थी, तो डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में की थी। अगला देखते हैं, गांधी जी द्वारा करो या मरो नारा दिया गया था एक राजनीतिक, ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। और करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी को अर्धनंग फकीर, अर्धनंग फकीर की संज्ञा किसने कहा गया, यानी कि किसके द्वारा कह के पुकारा गया था, तो ये आपका ब्रिस्टन चर्चिल हो जाएगा। जो कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती करने वाला सर्जेंट भी गांधी जी को कहा गया, कब कहा गया, तो 1900 प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से 19 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी द्वारा भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था कि आप ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ें, यानी कि युद्ध में भर्ती हो। इसलिए उनको क्या कहा जाता था, तो भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और किसमें, तो रंगून रेडियो टेलीविजन प्रसारण में कहा था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। और कब दी गई, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में दी गई थी। अगला हम देखेंगे, गांधी जी ने
सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया? तो इनके द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। भारत में अगर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो वो आपका चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। अगला हम देखेंगे चंपारण किसका संबंध था चंपारण सत्याग्रह का? तो नील की खेती के तिनकटिया प्रणाली के विरोध में किया गया था प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखते हैं तिनकटिया प्रथा। तिनकटिया प्रथा क्या थी? तो किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती जबरदस्ती करना। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 3/20 भाग पर, उनकी टोटल खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती जबरदस्ती करवाया जाता था। और उस नील को क्या किया जाता था? बहुत ही कम दामों पे लिया जाता था। तो इसके विरोध में प्रथम सत्याग्रह किया गया था 1917 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो चंपारण में किया गया था। इसके साथ ही आप याद करेंगे राजकुमार जो शुक्ल थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल, इनका संबंध क्या है? तो इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। कौन? तो राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। और कब बुलाया था इनको? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है उसमें इनको गांधी जी को चंपारण की समस्याओं से, ठीक है, चंपारण की समस्याओं को बताया था। और 1917 में गांधी जी चंपारण जाते हैं। अगला हम देखेंगे रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट का क्या कहा जाता है? तो इसी को काला कानून कहा जाता है। और ये कब आया? तो 1919 ईस्वी में आया, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो ये आपका रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, और किस शांति सभा जो आयोजित की गई थी वो किसके विरोध में की गई थी? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। क्योंकि इनको किस विरोध में किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा डेट, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी। और 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, और उस टाइम पे अगर बात करें तो वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड वायसराय थे। और जनरल डायर द्वारा इनकी क्या की गई थी? तो इनके देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को किसने सहयोग किया था? तो हंसराज नामक भारतीय ने सहयोग किया था। और जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर जो था उसकी हत्या किसने कर दी? तो वो ऊधम सिंह द्वारा कर दी गई लंदन में। और कब की गई? एक बदले के रूप में, तो 1940 ईस्वी में कर दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। तो हत्याकांड के लिए जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का नाम क्या था? तो ये आपका हंटर कमेटी था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गांधी जी ने कैसर ए हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया था। तो किस लिए? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी उपाधियां वापस कर दी थी। कौन कौन सी? तो गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस की। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। और इसका प्रकाशन किस में हुआ? तो प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में इसका हुआ था। अगला हम देखते हैं नोआ खाली काल। नोआ खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल जो है वो नोआ खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे। और नोआ खाली कब किससे संबंधित है? तो 1946 से संबंधित है। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था। गांधी जी की अगर पहली भूख हड़ताल की बात करें तो वो अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए भूख हड़ताल की गई थी। कब की गई थी? तो 1918 ईस्वी में की गई थी। और ये कब गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो ये आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को होती है। असहयोग आंदोलन अगर शुरू करने के समय को भारत वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो थे वो असहयोग आंदोलन के टाइम पे वायसराय के रूप में थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला होगा हमारा चौरा चौरी की घटना कब हुई? तो चौरा चौरी की घटना असहयोग आंदोलन के टाइम पे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुई। हुआ क्या था? असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था वह एक अहिंसात्मक आंदोलन था, गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। किंतु चौरा चौरी नामक स्थान पर एक घटना होती है। कब होती है? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरा चौरी कहाँ है? तो गोरखपुर में स्थित है।
और क्या होती है, तो एक पुलिस थाने को जला दिया जाता है, और जिससे क्या होता है, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। रीजन क्या? क्योंकि असहयोग आंदोलन अहिंसा से हिंसात्मक रूप ले लेता है। और कब स्थगित किया जाता है, तो देखिए 5 फरवरी 1922 को घटना होती है, और 12 फरवरी यानी कि एक हफ्ते बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। क्यों? चौरी चौरा घटना के बाद। अगला हम देखेंगे स्वराज पार्टी यानी कि स्वराज दल की स्थापना कब होती है, तो ये 1923 ईस्वी में होती है। और किसके किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। और क्यों होता है, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। देश बंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन अगर गठन की बात करें, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927 ईस्वी में। और भारत कब आया, तो ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु भारत आया। साइमन कमीशन का संबंध किससे है, तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था, उसमें कहा गया था कि प्रति 10 वर्ष की 10 वर्ष के बाद 1919 के अधिनियम की एक समीक्षा हुई, और उस समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, किंतु 10 वर्ष से पूर्व ही गठन कर दिया था। और कब गठन किया गया, तो 1927 ईस्वी में। और कब आया भारत में साइमन कमीशन, तो 1928 ईस्वी में आया। इसी के साथ आप ये भी जानेंगे साइमन कमीशन दोबारा भारत कब आया, तो दोबारा भारत साइमन कमीशन 1929 ईस्वी में आया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय की अगर बात करें, तो लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, ये कब घायल हुए, तो 1928 ईस्वी में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और लाठी चार्ज होती है, और उस लाठी चार्ज में कौन घायल हो जाते हैं, तो लाला लाजपत राय हो जाते हैं घायल। अगर बात करें साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय द्वारा या भारतीयों द्वारा क्यों किया जा रहा था, तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसीलिए इसको किस कमीशन का नाम दिया गया था, तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन का नाम दिया गया, और इसका विरोध किया गया। अगला हम देखेंगे सेंट्रल असेंबली। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था किसने, तो बटुकेश्वर दत्त द्वारा और भगत सिंह द्वारा। कब फेंका गया, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी, और कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और किसके कारण, तो लाहौर षड्यंत्र के कारण हुई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी, ध्यान रखिएगा इस डेट को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका भगत सिंह हो जाएगा। दांडी मार्च की अगर शुरुआत की बात करें, तो ये आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। कहाँ से, तो साबरमती के आश्रम से। ठीक है, और कहाँ के लिए, तो दांडी के लिए शुरू हुआ था। और दांडी कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात का जो नवसारी जिला है वहाँ पे स्थित है। बात करें गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी कब, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और जब ये दांडी पहुंचते हैं तो वहाँ एक मुट्ठी नमक उठाते हैं, और उसी से क्या शुरुआत हो जाता है, तो उसी से शुरुआत हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च कब समाप्त हुआ, तो देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये चलना शुरू करते हैं, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी पहुंचते हैं, और वहाँ एक मुट्ठी नमक उठाते हैं। आपसे पूछ लेता है कि गांधी जी द्वारा दांडी मार्च में नमक बनाया गया, तो नमक नहीं बनाया गया था, एक मुट्ठी नमक उठा के नमक कानून का उल्लंघन किया गया था गांधी जी द्वारा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को उल्लंघन होता है, तभी से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, और कब की गई थी, तो 1932 ईस्वी में की गई थी। और किसके अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास जो बिड़ला है वे उसके अध्यक्ष थे। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार की अगर बात करें, तो गांधी जी द्वारा कौन कौन से समाचार होते हैं, ठीक है, संपादित किए जाते हैं, तो नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता है, तो गांधी जी द्वारा। और कब किया जाता है, तो 1933 ईस्वी में किया जाता है। भारत में बात करें प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जेम्स अगस्ट हिस्ट्री को जाता है। खुदाई खिदमतगार यानी कि लाल कुर्ती दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में की गई थी। इनका उपनाम क्या था, तो अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम जो था वो सीमांत गांधी अथवा फ्रंटियर गांधी के नाम से था। पूना पैक्ट क्या हुआ,
तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। और इसके तहत क्या हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी अंबेडकर द्वारा, जिन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्राप्त हो गया था। और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी द्वारा पूना पैक्ट यानी कि पृथक निर्वाचन की मांग ना करें अंबेडकर, इसके विरोध में क्या किया गया था, तो इनके विरोध में आमरण अनशन किया गया था। और इसके बाद क्या होता है, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग ना होते हुए इनके लिए क्या होता है, अलग से सीटों को आरक्षण होता है। और इस समझौते को क्या कहा जाता है, तो इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखेंगे 1936 ईस्वी में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा जो थी, उसके प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे द्वारा की गई। और कब की गई, तो 1951 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह की अगर बात करें तो इनका नेतृत्व जो होता है किसके द्वारा की जाती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लौह पुरुष। और बारदौली सत्याग्रह कब हुआ, तो ये 1928 ईस्वी में हुआ। और इसी के टाइम पे, बारदौली सत्याग्रह के टाइम पे ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा, तो दी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। और किसके नेतृत्व में, किसके कहने पे, तो बारदौली की महिलाओं के कहने पे। अलग हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष की उपाधि दिया था किसने, तो महात्मा गांधी ने दिया था। सरदार उपाधि किसने दिया, तो बारदौली की महिलाओं ने उपाधि दिया। इस चीज को आप ध्यान रखिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो वो आपका 12 नवंबर 1930 से लेके 1930 ईस्वी को शुरू होता है। और कहाँ पे, तो लंदन में शुरू होता है। और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई लीडर नहीं गया था, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले नेता की, तो वो आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसका उद्घाटन जॉन पंचम द्वारा की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा हुआ, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखेंगे कब हुआ, तो 1931 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो लंदन में हुआ। और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि शामिल हुए थे। वो कौन थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे वो महात्मा गांधी थे। हुआ क्या था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई परिणाम भी नहीं निकला। उसके बाद क्या करते हैं, तो गांधी इरविन समझौता होता है कब, तो 5 मार्च 1931 को। और गांधी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और उन्हें कहा जाता है क्या, कि सॉरी जेल में नहीं थे उस टाइम पे, तो गांधी इरविन समझौता के तहत 5 मार्च 1931 को होता है। और इसके द्वारा क्या होता है, तो इसके द्वारा गांधी को कहा जाता है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दीजिए और गोलमेज सम्मेलन में शामिल होइए। जिसके बाद गोलमेज सम्मेलन यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी शामिल होते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो ये 17 नवंबर 1932 को होता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड की अगर बात करें, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि कब शामिल हुए थे, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। म्यूनिक पैक्ट संपन्न कब हुआ था, तो ये आपका 1938 ईस्वी हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की अगर बात करें तो अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया। और किसकी अध्यक्षता में आया, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो ये क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी। किसके द्वारा, तो गांधी जी द्वारा दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। और इसमें कौन सा नारा दिया गया, तो करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। और ऑपरेशन जीरो के तहत 10 अगस्त को क्या हुआ था, सभी जो मुख्य आंदोलनकारी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो नेतृत्व विहीन आंदोलन था। अगला हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था, तो वो पूना के आगा खां महल में किया गया था। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था किसके द्वारा,
तो अनुशीलन समिति का गठन 1902 ईस्वी में वरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई, तो ये आपका 1926 ईस्वी हो जाएगा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में किया गया था। कब, 1934 ईस्वी में। अगला हम देखेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। 1936 ईस्वी में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। और महासचिव उस टाइम पे कौन थे, तो एन.जी. रंगा जो है ये महासचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला देखते हैं हम फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, तो 1939 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। आज़ाद हिंद फौज की अगर स्थापना की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब किया गया, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ पे किया गया, तो सिंगापुर में किया गया। 1943 याद रखिएगा, डेट याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे हम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था, तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस का है। और एक अन्य नारा अगर बात करें तो जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को होता है। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन था वो भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आता है। कैबिनेट मिशन के अगर सदस्य देखा जाए तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे टोटल, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स जो है ये सदस्य थे, ए.बी. अलेक्जेंडर जो थे ये कौन थे, तो ये भी सदस्य के रूप में थे। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये अध्यक्ष के रूप में थे। अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन होता है। और किसके अध्यक्षता की जाती है, अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो वो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर के दिन वरिष्ठता के आधार पर सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। भारत विभाजन की अगर माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई, तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पे हुआ था, तो वो माउंटबेटन योजना के आधार पे हुआ था। अगला हम देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किसके द्वारा, तो क्लीमेंट एटली द्वारा की गई थी। ये कौन थे, तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो 14 अगस्त को स्वतंत्र हो गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जे.बी. कृपलानी। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री के यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।